नए लेबर कानूनों के तहत किसी भी एम्प्लॉय के नोटिस पीरियड के दौरान क्या राइट होते हैं और नोटिस पीरियड के बाद क्या राइट होते हैं, उसी के रेफरेंस में ये आज का पूरा कंप्लीट डिटेल्ड सेशन है। और मेरा आपसे स्टार्टिंग में ही वादा है कि अगर आपने इस पूरे सेशन को पूरा का पूरा देख लिया तो आपके मन में को नोटिस पीरियड को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि उस दौरान क्या होता है, एम्प्लॉय के पास क्या राइट होते हैं, एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। सब कुछ आपको नए लेबर कोड के हिसाब से पता चल जाएगा। तो अब जरा एक स्थिति की कल्पना करिए कि आपने अपनी नौकरी से रेजिग्नेशन दे दिया है, या भगवान ना करे आपके एम्प्लॉयर ने अचानक से आपसे कह दिया है कि अब आपकी जरूरत नहीं है, आप नोटिस पीरियड सर्व कीजिए या फिर तुरंत चले जाइए। अब यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है कि नोटिस पीरियड के दौरान आपके साथ क्या होता है। क्या आपको सैलरी मिलनी चाहिए? क्या एम्प्लॉयर आपको काम पर न बुलाकर भी आपकी सैलरी रोक सकता है? लीव बैलेंस, लीव एनकैशमेंट, पीएफ, ग्रेचुटी और रिट्रेंचमेंट पे, इन सब का क्या होता है? अधिकांश कर्मचारी जो हैं वो ये मानते हैं कि नोटिस पीरियड एक औपचारिक प्रक्रिया है, लेकिन नए लेबर कानूनों के तहत नोटिस पीरियड असल में एक कानूनी रूप से सुरक्षित चरण है, जहां कर्मचारियों के अधिकार सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। और आज हम बिल्कुल इन नए लेबर कानून के हिसाब से सेक्शन बाय सेक्शन ये समझेंगे कि एम्प्लॉयर क्या नहीं कर सकता है और एम्प्लॉयर को नोटिस पीरियड के दौरान किन किन चीजों का पूरा कानूनी हक होता है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं धून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। जो ये सेशन है ये किसी एचआर पॉलिसी के बारे में नहीं है, ये वीडियो है कानूनी अधिकारों के बारे में जो किसी भी एचआर पॉलिसी या कंपनी पॉलिसी से ऊपर होते हैं। आज हम इस सेशन के अंदर उन वास्तविक परिस्थितियों पर ध्यान देंगे जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने रेजिग्नेशन दिया है या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से जबरदस्ती रेजिग्नेशन मांग लिया है, एम्प्लॉयर ने कहा कि अब आपकी जरूरत नहीं है, आपको रिलीव कर दिया गया है, या एम्प्लॉयर ने नोटिस पीरियड के दौरान सैलरी या बेनिफिट्स रोक लिए हैं, उसी के ऊपर ये सेशन है। चलिए एक एक करके इन पूरी बात को हम समझते हैं। आप एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो नोटिस पीरियड है वो एक कानूनी स्थिति है, ये सिर्फ एक ट्रांजिशन पीरियड नहीं है। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह है कि नोटिस पीरियड के दौरान एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप कंटिन्यू रहता है, समाप्त नहीं होता है। आप ये मत सोचिएगा कि आपकी नौकरी खत्म हो गई है। जब तक नोटिस पीरियड चल रहा है आप उसी कंपनी के, उसी संस्था के एम्प्लॉय रहते हैं। नोटिस पीरियड के दौरान एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कंटिन्यू रहता है, चाहे नोटिस एम्प्लॉय ने दिया हो या एम्प्लॉयर ने दिया हो या सैलरी देकर नोटिस बाय आउट किया गया हो। एम्प्लॉय तब तक सर्विस में माना जाता है जब तक टर्मिनेशन कानूनी रूप से पूरी ना हो जाए। यह सिद्धांत सीधे आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 का, जो नया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है वहां से, और उसकी धारा 70 से। उसी को समझते हैं हम। जो सेक्शन 70 है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की, वो कहती है कि नोटिस कोई कंपनी की मर्जी से नहीं बल्कि कानूनी अधिकार का हिस्सा है। सेक्शन 70 के अनुसार, धारा 70 के अनुसार, रिट्रेंचमेंट यानी कि जो छटनी है, अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ एम्प्लॉय को बाहर निकाल देता है, उनकी छटनी कर देता है, वो तब तक वैध नहीं है जब तक 3 अनिवार्य शर्तें इस धारा के हिसाब से, धारा 70 के हिसाब से पूरी नहीं होती हैं। जिसमें पहली शर्त है कि 1 महीने का लिखित नोटिस, एम्प्लॉयर को 1 महीने का रिटर्न नोटिस देना होगा। किसको? एम्प्लॉय को भी और सरकार को भी। और उसमें रिट्रेंचमेंट के कारण स्पष्ट बताने होंगे कि हम किस वजह से छटनी कर रहे हैं। शर्त नंबर 2 ये है कि नोटिस के बदले पूरा वेतन देना होगा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के काम से काम नहीं करवाना चाहता है तो जो 1 महीने का नोटिस समय है उसकी पूरी सैलरी उस एम्प्लॉय को देनी होगी। तो उसे पूरे 1 महीने का वेतन नोटिस के बदले देना होगा।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर वेतन दे दिया गया है तो कानून की नजर में जो नोटिस है वो सर्व किया हुआ माना जाएगा। और मान लीजिए अगर ये तो एम्प्लॉयर ने नोटिस दिया है, मान लीजिए अगर एम्प्लॉय ने रिजाइन किया है और वो कई बार ऐसा होता है कि उसे नई कंपनी तुरंत ज्वाइन करनी होती है, तो उसे भी 1 महीने की सैलरी देनी पड़ सकती है अगर एम्प्लॉयर उससे मांगता है, क्योंकि ये तो रिक्वायरमेंट है, नोटिस दोनों तरफ से होता है। ठीक है। अब इसके साथ साथ एक तीसरी शर्त भी है कि अगर कंपनी ने एम्प्लॉय को रिट्रेंच किया है, उसको छटनी किया है, उसको निकाल दिया है नौकरी से, तो उसको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देना पड़ेगा, छटनी का मुआवजा देना पड़ेगा। इसमें नोटिस, और ये जो छटनी का मुआवजा है ये नोटिस पीरियड के दौरान जो सैलरी दी गई है, नोटिस अगर पीरियड खरीदा भी गया है तो उसकी अगर आपको एडवांस सैलरी दे दी गई है, तो जो ये छटनी कंपेंसेशन है ये उसके अलावा होगा। मतलब जो 1 महीने का जो सैलरी पे है उसके अलावा होगा, नोटिस पे के ये अलावा होगा, और एम्प्लॉयर को रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन भी देना होगा। इसका सीधा अर्थ ये है कि एम्प्लॉयर नोटिस पीरियड में एम्प्लॉय की सैलरी को नहीं रोक सकता है और बिना पे किए एम्प्लॉय को तुरंत रिलीव नहीं कर सकता। मतलब अगर एम्प्लॉय को निकालना है, छटनी भी करनी है, इमीडिएट इफेक्ट, तो 1 महीने की सैलरी देनी होगी और उसके साथ साथ रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन भी देना होगा, छटनी मुआवजा भी देना होगा। और नोटिस को अनपेड पीरियड में नहीं बदल सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। नोटिस पीरियड का मतलब होता है पेड पीरियड, जो नोटिस का जो ड्यूरेशन होता है उस दौरान भी एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है। अब बात करते हैं नोटिस पीरियड के दौरान सैलरी के अधिकार की। यह दिया गया है कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत। आज जो ये सवाल उठ रहे हैं कि नोटिस पीरियड के दौरान एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी या नहीं, उसी का मैं आपको जवाब दे रहा हूं। उससे आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइए आपको अभी तक ये सेशन कैसा लग रहा है। एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करिएगा। कोड ऑन वेजेस की बात कर रहे हैं हम 2019 की। इसके तहत जितने दिन एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट में रहता है उतने दिन का वेतन देना कानूनी बाध्यता है। जिस तारीख तक एम्प्लॉय काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा, और नोटिस पीरियड भी, चाहे एम्प्लॉयर ये ना कह दे कि भाई तुम घर से ही काम कर लेना, अब तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है, तो उसको नोटिस पीरियड की भी सैलरी देनी होगी। नोटिस पीरियड के दौरान एम्प्लॉय कंपनी के रोल्स पर ही रहता है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो समाप्त नहीं होती है, और सैलरी रोकना गैर कानूनी होता है। यहां पर आप ध्यान रखिएगा, चाहे एम्प्लॉयर कहे आप ऑफिस मत आइएगा, अब आपको ऑफिस की आने की जरूरत नहीं है नोटिस पीरियड के दौरान, और एम्प्लॉयर अर्ली हैंडओवर करवा ले, मतलब अर्ली रिलीव कर दे, तब भी उसको नोटिस पीरियड की सैलरी देनी होगी। उस एम्प्लॉय को सैलरी फिर भी हर हाल में देनी होगी। इसके अंदर क्या क्या शामिल है? बेसिक जो सैलरी होती है नोटिस पीरियड की, उसके अंदर पूरी सैलरी शामिल होती है, बेसिक पे के साथ डियरनेस अलावेंस और बाकी के जो अलावेंसेस होते हैं वो सारे मिलेंगे। एम्प्लॉयर नोटिस पीरियड को अनपेड लीव घोषित नहीं कर सकता है। एम्प्लॉयर नोटिस पीरियड को अनपेड लीव घोषित नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं आस्क्ड टू रिजाइन के बारे में, कि मतलब जब अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कह दे कि तुम खुद रिजाइन कर लो, तो कानून में इसे भी टर्मिनेशन ही माना जाता है, नौकरी से निकालना ही माना जाता है। मान लीजिए कि अगर एम्प्लॉयर कहता है कि आप खुद से रेजिग्नेशन दे दो, नहीं तो हम आपको टर्मिनेट कर देंगे, कानून की नजर में इसे कहा जाता है फोर्स्ड रेजिग्नेशन। और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड और जो एस्टेब्लिश्ड लेबर लॉ प्रिंसिपल्स हैं उनके अनुसार फोर्स्ड रेजिग्नेशन को एम्प्लॉयर द्वारा टर्मिनेशन माना जाता है, ना कि वॉलंटरी रेजिग्नेशन। चाहे एम्प्लॉयर ने आपसे बोल दिया है कि आप रेजिग्नेशन कर दो नहीं तो हम आपको टर्मिनेट कर देंगे, ये फोर्स्ड रेजिग्नेशन ही है, ये टर्मिनेशन ही है, ये कोई वॉलंटरी रेजिग्नेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इस दौरान जब ये फोर्स्ड रेजिग्नेशन की सिचुएशन आएगी उस समय भी नोटिस रूल्स लागू होंगे। नोटिस पीरियड पर एम्प्लॉय को सैलरी देनी होगी एम्प्लॉयर को, और रिट्रेंचमेंट सेफगार्ड्स भी लागू होंगे, और रिट्रेंचमेंट जो छटनी कंपेंसेशन है वो भी मिलेगी। एम्प्लॉयर रेजिग्नेशन के दबाव में नोटिस
ऑब्लिगेशन से नहीं बच सकता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर आपने ये नहीं बताया कि छटनी कंपेंसेशन कितनी मिलेगी। उसके बारे में मैं आपको और डिटेल में आगे भी बताऊंगा, मगर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि इंटरनेट पे बहुत गलत भ्रांतियां फैली हुई है। हमने बहुत सारी वीडियो देखी और उसमें देखा कि लोग ऐसे ही कुछ भी बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 दिन की कंपेंसेशन मिलेगी। और आप एक बात ध्यान रखिए, जो नया लेबर कोड है वो ये जो रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन के बारे में ये कहता है कि हर 1 साल काम करने पर आपको 15 दिन की रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन मिलेगी। मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने 1 साल से कम काम किया है और उसको 1 साल पूरा होने से पहले ही एम्प्लॉयर ने निकाल दिया है, उसकी छटनी कर दी है, तो उसको कोई भी रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन नहीं मिलेगी। उसको मिलेगा, रियल सिनेरियो बता रहा हूं। और अगर उसने 1 साल काम किया है तो उसे 15 दिन की मिलेगी। और अगर उसे 2 साल काम किया है तो उसको 30 दिन की सैलरी के बराबर उसे रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन मिलेगी। अगर 5 साल काम करने के बाद एम्प्लॉयर ने उसे निकाला है, 5 साल काम करने के बाद अगर एम्प्लॉयर ने उसे निकाला है तो उसे 75 दिन की रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन मिलेगी। सैलरी जो उसकी 75 दिन की जो सैलरी काउंट होती है वो उसको एज रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन के रूप में मिलेगी, मुआवजे के रूप में मिलेगी। आप ये बात ध्यान रखिएगा। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। ठीक है, तो मतलब जो रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन का क्या स्केल है कि जितने साल आपने काम किया, हर साल पूरा काम करने के एवज में आपको 15 दिन का रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन दिया जाएगा, सैलरी और बाकी के बेनिफिट्स के अलावा। अगर एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को निकालता है तब। अगर किसी एम्प्लॉय ने 1 साल से कम काम किया है तो उसको रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। क्लियर? लॉ बिल्कुल क्लियर ये कहता है कि 1 साल पूरा काम करने पर अगर एम्प्लॉयर निकालता है, हर 1 साल पूरा करने के एवज में उसको 15 दिन का रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन देना है। 10 साल काम किया है तो 15 इंटू 10 150 दिन की सैलरी उसको एज अ रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन दी जाएगी, अलॉन्ग विद दी नोटिस पीरियड सैलरी और सारी चीजें। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, उसकी फाइनल सेटलमेंट का ये हिस्सा होंगे। इज दैट क्लियर? अब तो बताइए आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर। अब बात करते हैं वर्किंग नोटिस और पेड नोटिस के बारे में। कानून जो है वो केवल 2 तरीके के नोटिस को मान्यता देता है। एक है वर्किंग नोटिस और दूसरा है पेड नोटिस। वर्किंग नोटिस का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है वो नॉर्मल तरीके से अपना काम करता रहता है, एम्प्लॉयर को इस पर पूरी सैलरी देनी होगी, सभी बेनिफिट्स जारी रखने होंगे एम्प्लॉय के, और सर्विस कंटिन्यूटी भी बनाए रखनी होगी। दूसरा होता है पेड नोटिस। पेड नोटिस का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयर कहता है कि तुम कल से मत आना, और ये लो जो तुम्हारी नोटिस पीरियड की जो सैलरी बनती है तुम अभी लो, बस कल से मत आना। यहां पर एम्प्लॉय को तुरंत रिलीव कर दिया जाता है और एम्प्लॉयर को नोटिस पीरियड की जो पूरी सैलरी है वो अपफ्रंट देनी होती है, एडवांस देनी होती है। नोटिस को यहां पर सर्वड माना जाएगा कि अगर अपफ्रंट 1 महीने की जो एडवांस सैलरी है वो दे दी एम्प्लॉयर ने, तो मान लिया जाएगा कि एम्प्लॉयर ने छटनी करते समय नोटिस को पूरा कर दिया है। कानून में इसके अलावा कोई तीसरी कैटेगरी नहीं है। नोटिस है लेकिन सैलरी नहीं मिलेगी, ऐसी कोई चीज नहीं है कानून में। ये प्रैक्टिस जो है पूरी तरह इलीगल है। कई बार ये कहते हैं कि नोटिस पीरियड के दौरान एम्प्लॉय को सैलरी नहीं देंगे, हमारी कंपनी की पॉलिसी है। ये कोई कैटेगरी नहीं है। अगर आपका एम्प्लॉयर या किसी का एम्प्लॉयर ऐसा करता है तो वो कानूनन अवैध है, और उसके लिए इसी कानून के तहत प्रावधान भी किए गए हैं, सजा के प्रावधान भी किए गए हैं, पेनल्टी और जेल के प्रावधान भी किए गए हैं। वो भी मैं आपको इसी सेशन में बताऊंगा कि कोई अगर एम्प्लॉयर नोटिस पीरियड के रूल्स को तोड़ता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है और कैसे हो सकती है, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं नोटिस पीरियड के दौरान जो लीव के अधिकार होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कई बार एम्प्लॉयर कह देता है कि अब नोटिस पीरियड में हम लीव नहीं देते हैं। ठीक है, तो एक बार उसी के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं, सारी प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहा हूं मैं आपको। नोटिस पीरियड के दौरान जो लीव के अधिकार हैं वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड और साथ में जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं उससे रेगुलेट किए जाते हैं। और स्टैंडिंग ऑर्डर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पर लागू होते हैं? जहां पर 300 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं।
अच्छा, आप बोलोगे कि सर जो आप ये कह रहे हो कि 1 महीने की सैलरी देनी होगी, तो ये क्या सभी के ऊपर अप्लाई होगी? चाहे वो 300 से ज़्यादा वाली भी हो? ये अप्लाई होगी 40 से ज़्यादा जहाँ पर भी वर्कर हैं, वहाँ पर 1 महीने की नोटिस देना होगा, ये रिक्वायरमेंट है या नोटिस पे आउट करना पड़ेगा। 300 से ज़्यादा जो बड़ी लार्ज एस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ पर 300 से ज़्यादा एम्प्लॉयी हैं, उनके लिए रूल अलग है, वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताऊँगा। ठीक है, तो मतलब जो ये रूल्स बताए गए हैं 1 महीने का एडवांस नोटिस और ये सारी चीज़, ये कहाँ लागू होंगे? सिर्फ़ उसी ऑर्गेनाइज़ेशन में जहाँ पर 40 से ज़्यादा वर्कर एम्प्लॉयी काम करते हैं। ठीक है? तो मैं आपको बता रहा था लीव के बारे में, लीव के अधिकार के बारे में। ये सबसे कॉमन सवाल रहता है बहुत सारे लोगों का कि क्या एम्प्लॉयर नोटिस पीरियड में लीव मना कर सकता है? आपने भी देखा होगा, शायद इस चीज़ को ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि अगर कोई एम्प्लॉयी नोटिस में रहता है तो कंपनी कहती है कि हम नोटिस पीरियड के दौरान लीव नहीं देते हैं। जवाब है इसका सीमित रूप से ठीक है, पूर्णतः ठीक नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि नोटिस पीरियड के दौरान लीव नहीं दी जा सकती। ये आधा ठीक है, आधा गलत है, मतलब लिमिटेड हो सकती है आपकी लीव, मगर ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर आपको बिल्कुल मना कर दे। लेकिन जो लीव बैलेंस एम्प्लॉय का होगा, उसको एनकैश किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर एम्प्लॉय की कोई लीव बचती है, तो वो एनकैशमेंट का एम्प्लॉय का अधिकार होता है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ और जो वर्किंग कंडीशन कोड है, उसके तहत एम्प्लॉय द्वारा अर्जित लीव एक स्टैट्यूटरी एंटाइटलमेंट है, कानूनी रूप से उसका अधिकार है। एम्प्लॉयर ऑपरेशनल कारणों से लीव अप्रूव न करे, ये हो सकता है कि भाई तुम्हारा काम बहुत सारा पेंडिंग पड़ा है, जब तक तुम मुझे काम नहीं पूरा करके दोगे, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी अब छुट्टी हो गई है, तुम्हें जाना ही है इस महीने के एंड में, तो मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। तो ऑपरेशनल कारणों की वजह से हो सकता है कि एम्प्लॉयर छुट्टी ना दे नोटिस पीरियड में, मगर उस एम्प्लॉय की जो छुट्टी इकट्ठी हो रखी है, उसके रेफरेंस में एम्प्लॉयर क्या नहीं कर सकता है? एम्प्लॉयर अर्न्ड लीव को कैंसिल नहीं कर सकता है, एक्यूमुलेटेड लीव को फॉरफिट नहीं कर सकता है। ये नहीं कह सकता कि अब आपकी जो आपने लीव पहले इकट्ठी की हुई है वो लैप्स हो गई, और लीव एनकैशमेंट से भी इनकार नहीं कर सकता है। अगर लीव नहीं दी गई है तो लीव एनकैशमेंट देना अनिवार्य है एम्प्लॉयर की साइड से, आप ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, लीव एनकैशमेंट जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये कानूनी भुगतान है, जिम्मेवारी है ऑर्गेनाइजेशन की कानूनी भुगतान करने की। लीव एनकैशमेंट कोई एक ऑप्शन नहीं है, ये कानूनी भुगतान है। लीव एनकैशमेंट कई बार कहती है कंपनी, ये कहती है एम्प्लॉय को कि हमारी कंपनी देखिए कितनी अच्छी है, तुम्हारी जो लीव थी हम उसके बदले आपको पैसा दे रहे हैं। मगर ध्यान रखिएगा, आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही है कंपनी। जो ये लीव एनकैशमेंट है, ये गुडविल नहीं है, आपके ऊपर एहसान नहीं है कंपनी के बारे में, कंपनी बड़ी अच्छी कंपनी है, ये चीज नहीं है। ये एक कानूनी देनदारी है, कंपनी की जिम्मेवारी है कि आपको आपकी जो लीव हो रखी है, जो अर्नड लीव है, उनको एनकैश करके देगी आपको। एम्प्लॉयर को कैश इक्विवेलेंट देना होगा आपकी छुट्टियों के बराबर, ये फाइनल सेटलमेंट का हिस्सा होगा। आपके मन में सवाल आएगा कि फाइनल सेटलमेंट कितने समय में होगी, उसके बारे में भी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। नोटिस पीरियड में जो लीव एनकैशमेंट को रोकना जो है, वो एक इलीगल विद होल्डिंग ऑफ वेजेस माना जाएगा। नोटिस पीरियड में अगर एम्प्लॉयर ये कह दे कि आपकी लीव एनकैश नहीं होंगी, तो ये मान लीजिए कि जो एम्प्लॉयर है वो कानून को तोड़ रहा है, वो आपकी सैलरी, जो आपका हक है, जो आपकी लीव एनकैशमेंट, जो आपके वेजेस का हिस्सा है, वो उसको अनलॉफुल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से विदहोल्ड कर रहा है, और इसके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या कभी आपके साथ या फिर आपके जानने वाले के साथ, किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है कि आप नोटिस पीरियड में हैं, इसलिए सैलरी एडजस्ट या फिर होल्ड कर दी जाएगी कि जब तक आपका सैलरी पीरियड चलेगा, जब का आपका नोटिस पीरियड चलेगा, आपको इस दौरान सैलरी नहीं दी जाएगी। कई कई जगह तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां तो 3 महीने का नोटिस चलता है, ठीक है, तो 3 महीने तक कोई सैलरी नहीं आएगी, ये बोल देते हैं कि आपकी फाइनल सेटलमेंट में आएगी। क्या ये ठीक है? क्या क्या ऐसा महसूस किया है क्या?
इसलिए आपकी सैलरी होल्ड कर दी जाएगी। कमेंट में आप मुझे बताइएगा यस और नो। आपको हैरानी होगी कि ये गैर कानूनी है। नोटिस पीरियड अगर 3 महीने का है तो हर महीने की जो नॉर्मल ड्यू डेट है उसी पे सैलरी आनी चाहिए, कंपनी विद होल्ड नहीं कर सकती है। ठीक है, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और आपके लिए एक बहुत बेहतरीन जानकारी मैं देना चाहता हूं कि हमने अपना लेबर लॉ के ऊपर डिटेल्ड कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें आप अभी उसमें एनरोल कर सकते हैं। 1 जनवरी 2026 से वीकेंड में आपकी क्लासेस हुआ करेंगी, क्योंकि हमें भी पता है कि आप सभी लोग वर्किंग है, लॉयर हैं या फिर एचआर से हैं या फिर एम्प्लॉय अपने राइट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम आपको पूरा सेक्शन वाइज इन कानूनों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। आपकी सैटरडे संडे वीकेंड पर क्लासेस होगी, ज्यादा देर की नहीं, 1.5 आवर्स की, मतलब 1.5 घंटे की सैटरडे को और 1.5 घंटे की संडे को आपकी क्लासेस हुआ करेगी। और इसमें आपको पूरे सेशन समझाए जाएंगे, पूरे लॉ को डिटेल में बताया जाएगा। उसका लिंक आपको, इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप कोर्स में एनरोल कर दीजिएगा। क्लासेस आपकी नए साल 2026 में स्टार्ट होने वाली है, तो प्री बुक कर लीजिए अपने कोर्स को फटाफट से, ठीक है, एनरोलमेंट करके। अब बात करते हैं नोटिस पीरियड में पीएफ, ईएसआई और सोशल सिक्योरिटी के बारे में। सोशल सिक्योरिटी कोड जो 2020 का है, उसके तहत जब तक एम्प्लॉयमेंट जारी है, पीएफ कंट्रीब्यूशन जारी रहता है, ईएसआई कवरेज जारी रहता है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रोकना इलीगल होता है। एम्प्लॉयर नोटिस पीरियड में पीएफ बंद नहीं कर सकता है और जो पीएफ है, प्रोविडेंट फंड है, उसको डिपॉजिट करने में डिले नहीं कर सकता है नोटिस पीरियड के दौरान। और जो नोटिस है, नोटिस सैलरी को पीएफ कैलकुलेशन से वो बाहर भी नहीं कर सकता है। जो नोटिस पीरियड के दौरान जो आपको सैलरी पे की जाती है, उसको वो पीएफ कैलकुलेशन से बाहर नहीं कर सकता है। नोटिस पीरियड की जो सैलरी होती है वो बराबर होती है वेजेस फॉर द पीएफ पर्पस एज वेल। तो मतलब कि नोटिस पीरियड के दौरान भी आपका पीएफ जमा होगा, इसको जमा करने की जिम्मेवारी एम्प्लॉयर की होती है। अब बात करेंगे हम नोटिस पीरियड में जो ग्रेच्युटी के बारे में बात करते हैं कि नोटिस पीरियड के दौरान जो आपकी ग्रेच्युटी होती है वो भी कंटिन्यू रहती है। देखिएगा, ग्रेच्युटी को नियंत्रित करता है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, जिसका मुख्य सिद्धांत यह है कि नोटिस पीरियड कॉन्टिन्यूअस सर्विस में गिना जाता है। अगर एम्प्लॉय नोटिस पीरियड के दौरान एलिजिबिलिटी पूरी कर ले तो मिनिमम थ्रेशोल्ड, अगर मिनिमम सर्विस थ्रेशोल्ड पूरा कर ले तो ग्रेच्युटी देनी होगी। और ग्रेच्युटी के लिए नई जो रिक्वायरमेंट नए लेबर कानूनों के तहत है वो ये है कि आपने कम से कम 1 साल का काम किया हो उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो पहले 5 साल वाली जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी उसको घटाकर अब 1 साल कर दिया है। और अगर किसी ने 2 साल काम किया है, 1 साल काम किया, 3 साल काम किया है, तो प्रोपोर्शनेटली ग्रेच्युटी पे की जाएगी। 1 साल से कम अगर किसी ने काम किया है तो उसको कोई भी ग्रेच्युटी पे नहीं की जाएगी। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर एम्प्लॉय ने नोटिस पीरियड के दौरान अपनी ग्रेच्युटी की एलिजिबिलिटी को पूरा कर लिया है, मतलब 1 साल तक काम कर लिया है, मिनिमम थ्रेशोल्ड को पूरा कर लिया है, तो एम्प्लॉयर को ग्रेच्युटी देनी ही होगी। एम्प्लॉयर नोटिस को काट कर ग्रेच्युटी से नहीं बच सकता, यह बात आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं रिट्रेंचमेंट पे और नोटिस पे अलग अलग है, यहां पर ध्यान रखिएगा। नोटिस पीरियड के दौरान आपको सैलरी भी पे की जाएगी और अगर एम्प्लॉयर ने आपको निकाला है, आपको जॉब से निकाला है, आपकी छटनी की है, तो उसके लिए एम्प्लॉयर को आपको अलग से रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा, छटनी का मुआवजा भी देना पड़ेगा। ये दोनों अलग अलग है। एम्प्लॉयर ये नहीं कह सकता कि हम आपको नोटिस पीरियड की, हम चाहे आपको निकाल रहे हैं, अभी आप 1 महीने तक यहां पर काम करिए, इसकी आपको सैलरी दी जाएगी, ऐसा नहीं। एम्प्लॉयर को इसके साथ साथ आपको रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन भी देना होगा, क्योंकि जो रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन है, रिट्रेंचमेंट पे है और नोटिस पीरियड के दौरान जो आपकी सैलरी है, ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। धारा 70 के अनुसार, सेक्शन 70 के अनुसार ये बात ध्यान रखिएगा कि नोटिस पे और रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन ये दोनों अलग अलग कानूनी भुगतान हैं। एम्प्लॉयर ये नहीं कह सकता कि नोटिस पे कर दिया है हमने, नोटिस के पीरियड के दौरान हमने आपको सैलरी दे दी है, या फिर अगर हम आपसे ये कह रहे हैं कि कल से मत आइए तो हमने आपको अपफ्रंट नोटिस पीरियड की सैलरी दे दी है, इसलिए रिट्रेंचमेंट पे नहीं मिलेगा।
ऐसा एम्प्लॉयर नहीं कह सकता है कि मतलब सपोज करिए कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला कल से तुम काम पे मत आना, लिए लो तुम्हारी 1 महीने की नोटिस वाली सैलरी। अब इस पर एम्प्लॉयर को उस 1 महीने की सैलरी के साथ साथ रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन भी देना होगा, क्योंकि वो रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन अलग है। और रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन कैसे मिलेगा, किस फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। मैंने बता भी दिया है ऑलरेडी आपको। रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन जो है वो हर पूरे वर्ष की सेवा पर 15 डेज की एवरेज वेजेस के हिसाब से किसी भी एम्प्लॉय को पे किया जाएगा। 1 साल काम किया है तो 15 दिन की जो सैलरी होगी उस एम्प्लॉय की वो एज अ रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन छटनी मुआवजा दिया जाएगा। 2 साल है तो 30 दिन की सैलरी के हिसाब से दिया जाएगा, और 5 साल किया है तो 75 दिन की सैलरी के रूप में उसको दिया जाएगा, और जो उसकी नोटिस पीरियड से अलग वाली होगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ये कंपेंसेशन। अब बात करते हैं बड़े प्रतिष्ठानों में नोटिस अधिकारों के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर 300 से ज्यादा एम्प्लॉय वर्कर काम करते हैं, तो वहां पर जो एम्प्लॉय के राइट्स हैं वो नोटिस पीरियड के दौरान और ज्यादा मजबूत हैं, और ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की धारा 77 से लेकर 80 के बीच में बताए गए हैं। बात हम उन कर्मचारियों, उन संस्थानों की कर रहे हैं जो बड़े, जहां पर 300 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के तहत बड़ा प्रतिष्ठान वो है जहां पर 300 या उससे अधिक वर्कर कार्यरत हैं। यहां पर एम्प्लॉय के जो नोटिस पीरियड के राइट्स हैं वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, और एम्प्लॉयर की शक्ति काफी सीमित हो जाती है। इसके अंदर जो धारा 77 है, सेक्शन 77 है, वो कहती है कि स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है। और स्पेशल प्रोटेक्शन क्या है? सेक्शन 77 बड़े प्रतिष्ठानों को जो अध्याय 10 है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का, उसके अंतर्गत लाता है। इसका सीधा ये मतलब है कि अब टर्मिनेशन, रिट्रेंचमेंट, या फिर अगर फैक्ट्री या प्रतिष्ठान बंद ही हो रहा है, क्लोजर हो रहा है, तो एम्प्लॉयर का मनमाना फैसला नहीं चलेगा। यहां पर गवर्नमेंट सुपरविजन जो होता है, सरकार का जो सुपरविजन है और सरकार की परमिशन जो है वो अनिवार्य हो जाती है। अब बात करते हैं, इन बड़े प्रतिष्ठानों के अंदर 3 महीने का नोटिस होता है दोनों तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से भी और एम्प्लॉय की तरफ से भी। और उसके साथ साथ अगर एम्प्लॉयर छटनी करता है, ले ऑफ करता है, क्लोजर करता है, तो उसको सरकार से पहले प्रायर परमिशन भी लेनी होती है। उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 3 महीने के नोटिस के बारे में और सरकार की परमिशन के बारे में, जो बताई गई है धारा 79 ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। सेक्शन 79 जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। इस सेक्शन के अनुसार, इस धारा के अनुसार, बड़े प्रतिष्ठान के अंदर एम्प्लॉयर किसी भी वर्कर को रिट्रेंच नहीं कर सकता जब तक कि कुछ कंडीशन है वो मैं बता रहा हूं। बड़े प्रतिष्ठान जहां पर 300 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं, वहां पर एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को नहीं निकाल सकता जब तक कि पहली कंडीशन ये है कि 3 महीने का रिटर्न नोटिस ना दे दे। या तो 3 महीने का रिटर्न नोटिस दे, और अगर एम्प्लॉय को निकाल रहा है तो 3 महीने की सैलरी भी देनी पड़ेगी, मगर अपफ्रंट सैलरी नहीं दे सकता, क्योंकि यहां पर यह है कि जब किसी को रिट्रेंच किया जाएगा बड़े प्रतिष्ठानों के अंदर, तो सरकार से पहले परमिशन लेनी होती है, गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लेनी होती है। ये दोनों शर्तें अनिवार्य है। तो मतलब एम्प्लॉयर अपफ्रंट किसी को नहीं निकाल सकता, रिट्रेंच कर सकता, एक्सेप्ट मिसकंडक्ट वाला केस ना हो तो। ठीक है, तो बड़े प्रतिष्ठानों के अंदर 3 महीने का रिटर्न नोटिस अनिवार्य होता है एम्प्लॉयर की तरफ से, और सरकार की प्रायर परमिशन भी होती है। और बड़े प्रतिष्ठानों में अगर एम्प्लॉय भी रिजाइन करता है तो उससे भी बोला जाता है आप 3 महीने पहले नोटिस सर्व करेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो ये दोनों कंडीशंस हैं ये मैंडेटरी है, इनको फॉलो करना ही पड़ता है। एम्प्लॉयर नोटिस पीरियड को छोटा नहीं कर सकता है, और जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को जल्दी रिलीव भी नहीं कर सकता। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो 3 महीने का समय है वो 3 महीने पूरा का पूरा एम्प्लॉय सर्व करेगा, तभी उसको रिलीव किया जाएगा। कई बार ऐसा नहीं होता कि एम्प्लॉयर कह देता है हम आपको जल्दी रिलीव कर रहे हैं, तो इन बड़े प्रतिष्ठानों के अंदर वो चीज नहीं चलेगी। पूरा का पूरा 3 महीने काम करवाया जाएगा, काम करेगा वो एम्प्लॉय और पूरी सैलरी लेगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी को नहीं रोक सकता है नोटिस पीरियड के दौरान। जो हर महीने की सैलरी
जो रेगुलर डेट पर आती है उसी तारीख को उसकी भी सैलरी आएगी। एम्प्लॉयर बिना सरकार के परमिशन के किसी भी एम्प्लॉई की नौकरी नहीं खा सकता, उसको टर्मिनेट नहीं कर सकता, उसको नौकरी से नहीं निकाल सकता। अगर गवर्नमेंट की परमिशन के बिना अगर वो ये कर दे तो जो रिट्रेंचमेंट है, जो छटनी है, वो अवैध हो जाती है। अगर सरकार की परमिशन के बिना कोई एम्प्लॉयर इतने बड़े प्रतिष्ठानों के अंदर किसी एम्प्लॉय को बाहर निकाल देगा तो वो जो रिट्रेंचमेंट है, जो वो छटनी है, वो इल्लीगल होगी, वो वॉइड मानी जाएगी, मान ली जाएगी कि वो हुई ही नहीं है। वर्कर को ऐसा माना जाता है ऐसी सिचुएशन में जैसे उसे कभी निकाला ही नहीं गया है। ये भारतीय लेबर लॉ जो नए कोड हैं उनकी जो सबसे मजबूत प्रोटेक्शंस हैं उनमें से एक है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्लोजर नोटिस और एम्प्लॉय राइट्स के बारे में। क्लोजर, अगर प्रतिष्ठान बंद हो रहा है, बड़ा प्रतिष्ठान बंद हो रहा है, तो उस स्थिति के अंदर एम्प्लॉय के क्या राइट होंगे और क्लोजर नोटिस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसके रेफरेंस में धारा 74, 75 और 80 काम करते हैं। अब क्लोजर यानी कि प्रतिष्ठान बंद होने की स्थिति को समझते हैं। यह अक्सर अचानक नौकरी चले जाने का कारण बनता है। जो सेक्शन 74 है, धारा 74 है, वो ये कहती है कि क्लोजर से पहले 60 दिन का नोटिस देना होगा। जहां पर 50 या उससे अधिक वर्कर काम कर रहे हैं वहां पर एम्प्लॉयर को 60 दिन का एडवांस नोटिस देना होगा कि अगर वो अपनी कंपनी प्रतिष्ठान को बंद कर रहा है जहां पर 50 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं वहां पर 60 दिन का एडवांस नोटिस देना होगा। अगर नोटिस नहीं दिया गया है तो क्लोजर जो है वो अवैध हो जाता है और एम्प्लॉय कंपेंसेशन का हकदार बन जाता है। जो एम्प्लॉय है वो मुआवजे का हकदार बन जाता है, वर्कर मुआवजे का हकदार बन जाता है। अब बात करते हैं धारा 75 के बारे में जो क्लोजर पर कंपेंसेशन की बात करता है कि अगर प्रतिष्ठान बंद किया जा रहा है तो उसमें जो एम्प्लॉय है उसको भी कंपेंसेशन दी जाएगी। अगर क्लोजर जो है वो कानूनन भी है, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो भी किए हैं, मतलब 60 दिन का एडवांस नोटिस भी दिया है, तब भी वर्कर्स को धारा 70 के अनुसार जो रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन होती है वो देना पड़ेगा। अगर वर्कर 40 से ज्यादा हैं तो रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन अनिवार्य है। इसमें शामिल क्या है? नोटिस पे शामिल है और रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन शामिल है। क्लोजर का मतलब ये नहीं है कि नोटिस पीरियड सैलरी को रोका जा सकता है, आप ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं धारा 80 की। बड़े प्रतिष्ठानों में अगर क्लोजर होता है तब क्या होता है? जहां पर 300 या उससे ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो 90 दिन का नोटिस देना होता है और गवर्नमेंट परमिशन भी रिक्वायर्ड होती है। अगर सरकार की परमिशन नहीं मिली है क्लोजर करने की तो जो क्लोजर है वो अमान्य हो जाएगा, प्रतिष्ठान को बंद करना अमान्य हो जाएगा और वर्कर को पूरी सैलरी और बेनिफिट्स जारी रहेंगे, मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं जबरदस्ती जल्दी रिलीव करना क्यों अवैध है। कई बार देखा होगा आपने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय को बोल दिया जाता है तुम्हारा नोटिस पीरियड तो इतना है, चलो हम तुम्हें पहले जल्दी रिलीव कर देते हैं। जो जल्दी रिलीव करने का कल्चर है ना, ये अवैध है, इलीगल है नए लेबर कानून के तहत। ये सबसे आम प्रैक्टिस है जो देखने को मिलती है। एम्प्लॉयर कहता है कि आप नोटिस पर हैं लेकिन आज ही रिलीव हो जाइए, बाद में हम आपकी एडजस्टमेंट फाइनल सेटलमेंट करते रहेंगे। कानूनी रूप से ये फोर्स्ड अर्ली टर्मिनेशन है। फोर्स्ड अर्ली टर्मिनेशन, समय से पहले आपको निकाल रहे हैं आपका नोटिस पीरियड पूरा होने से पहले। धारा 70 और जो लेबर लॉ प्रिंसिपल्स के अनुसार एम्प्लॉयर के पास केवल दो विकल्प होते हैं। पहला, एम्प्लॉई से पूरा नोटिस वर्क करवाए, पूरा जो नोटिस पीरियड है उस दौरान काम करवाए, या फिर अगर उससे नोटिस पीरियड के दौरान अगर एम्प्लॉयर काम नहीं करवा रहा है तो उसको नोटिस पीरियड के एवज में जो पूरा टाइम जब वो काम नहीं करवा रहा नोटिस ड्यूरेशन का, तो उसको उस सैलरी अप फ्रंट दे दे, एडवांस दे दे, पूरा नोटिस को पे आउट कर दे। एम्प्लॉयर क्या नहीं कर सकता है? यहां पर एम्प्लॉयर बिना पे के जल्दी एम्प्लॉय को रिलीव नहीं कर सकता। दूसरा, बाद में सैलरी एडजस्ट करने की बात नहीं कर सकता। और तीसरा, फाइनल सेटलमेंट को वो नहीं रोक सकता। अर्ली रिलीविंग के बिना जो पे है वो इलीगल टर्मिनेशन माना जाता है। अब आपके मन में आएगा कि सर अगर टर्मिनेशन होता है तो फाइनल सेटलमेंट कितने समय में होगा?
इस पर भी इंटरनेट पर, यूट्यूब पर बहुत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि 48 आवर्स, 48 आवर्स का मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर किसी ने फ्राइडे को रिजाइन किया है तो मंडे मॉर्निंग तक जब आपके 48 आवर्स पूरे होंगे, मंडे मॉर्निंग या मंडे को आपके जब 48 आवर्स पूरे होंगे तब तक आपका रिलीविंग हो जाए, तब तक आपका फाइनल सेटल हो जाएगा। नहीं, कानून कह रहा है 2 वर्किंग डेज, 2 वर्किंग डेज, 48 आवर्स और 2 वर्किंग डेज के अंदर बहुत फर्क है। जो वो 2 दिन जब प्रतिष्ठान काम कर रहा है नॉर्मल, तो वो लागू होंगे। सैटरडे संडे अगर छुट्टी रहती है तो नहीं, मंडे और ट्यूसडे यानी कि वेडनेसडे तक आपका फाइनल सेटलमेंट होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। समझ गए आप यहां तक? सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा ना। बहुत रिसर्च करने के बाद आपके लिए ऐसा सेशन लेके आए हैं। कोई डाउट है तो वो भी पूछिएगा, मगर गारंटी है जब तक ये सेशन पूरा होगा आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल सेटलमेंट रोका नहीं जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल सेटलमेंट आपका 48 आवर्स यानी कि 2 वर्किंग डेज के अंदर किया जाता है। ठीक है, फाइनल सेटलमेंट रोका नहीं जा सकता है। नोटिस पीरियड के दौरान या बाद में एम्प्लॉयर को ये सब देना ही होगा। फाइनल सेटलमेंट में क्या क्या देना होगा किसी भी एम्प्लॉय को? लास्ट वर्किंग डे तक की सैलरी देनी होगी। नोटिस पे अगर एप्लीकेबल है तो मतलब अगर उससे नोटिस पीरियड पूरा होने से पहले ही उसको रिलीविंग दे दिए तो नोटिस पीरियड की सैलरी उसको देनी होगी। लीव एनकैशमेंट देनी होगी, पीएफ कंट्रीब्यूशन देना होगा, ईएसआई के बेनिफिट देने होंगे और ग्रेच्युटी देनी होगी अगर वो एलिजिबल है। मतलब 1 साल से ज्यादा हो गया उसको काम, 1 साल हो गया उसे काम करते हुए, तो प्रोपोर्शनेट ग्रेच्युटी भी देनी है। फाइनल सेटलमेंट को दबाव बनाने के लिए रोकना इलीगल वेज विदहोल्डिंग होता है। अब बात करते हैं नोटिस वायलेशन पर क्या क्या पेनल्टीज लग सकती हैं। कानून की असली ताकत को देखते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के जो धारा 86 है उसमें पेनल्टीज दी गई हैं और इसके ऊपर मैंने आपके लिए एक सेशन अलग से पहले भी बनाया हुआ है, आपने वो नहीं देखा है तो देखिएगा। बहुत आपको डिटेल्ड नॉलेज हर सेशन के अंदर कुछ ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट पर मिलती है। सेक्शन 86 सब सेक्शन 3, धारा 86 सब सेक्शन 3 ये कहता है अगर एम्प्लॉयर उल्लंघन करता है नोटिस पीरियड के दौरान किसी भी प्रावधान का, धारा 70 का उल्लंघन करता है यानी कि नोटिस प्लस रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन पूरा नहीं देता है, नोटिस पे आउट नहीं करता है या फिर वो छटनी का जो कंपेंसेशन है वो नहीं देता है, तो उसके लिए सजा। और धारा 75 का उल्लंघन करता है जो क्लोजर पर कंपेंसेशन की बात करता है, तो सजा के प्रावधान है ऐसे एम्प्लॉयर पर 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एम्प्लॉयर पर 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और धारा 86 उप धारा 4 सेक्शन 86 सब सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर वो एम्प्लॉयर इस तरीके का अपराध दोबारा करता है, मतलब फिर से किसी को रिट्रेंच करता है और उस पर रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन नहीं देता है, या फिर नोटिस पीरियड के दौरान सैलरी नहीं देता है, या फिर अगर अपने प्रतिष्ठान को क्लोज कर रहा है और उस पर वो क्लोजर कंपेंसेशन नहीं देता है, मतलब इस तरीके का अपराध वो दोबारा करता है, तो यहां पर जो एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी है वो बढ़ जाती है। यहां पर जो जुर्माना है ऐसे एम्प्लॉयर पर 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लगाया जा सकता है और उसके साथ साथ 6 महीने तक की कारावास भी हो सकती है। 6 महीने तक जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग भी हो सकती है या फिर दोनों भी हो सकती है। नोटिस पीरियड को वॉयलेट करना कानून हल्के में नहीं लेता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अगर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसे आवाज उठानी चाहिए। अब बात करते हैं कि एम्प्लॉयर के कॉमन ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं और कानून क्या कहता है उसको समझिएगा। कुछ आम ट्रिक्स समझते हैं एम्प्लॉयर की जो कानून के हिसाब से गलत हैं। क्या करते हैं एम्प्लॉयर? पहला, एम्प्लॉय को कहता है एम्प्लॉयर तुम वॉलंटरी रिजाइन कर दो, अपनी मर्जी से हमें रेजिग्नेशन लेटर दे दो, नहीं तो हम तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे। कानून इस पर पता है क्या कहता है? कानून इसको कहता है फोर्स्ड रेजिग्नेशन, यानी कि ये टर्मिनेशन है और इस पर सारे लोग रूल लागू होंगे। नोटिस पीरियड की सैलरी भी देनी पड़ेगी और उसके साथ साथ छटनी कंपेंसेशन भी देनी होगी। तो मेरा मतलब आपसे ये है कि अगर एम्प्लॉयर आपको ये कह रहे हैं कि आप खुद से रिजाइन कर दो, यहां पर उसको छटनी कंपेंसेशन भी देनी होगी। दूसरा,
सैलरी एम्प्लॉयर कई बार कह देता है कि आपका नोटिस पीरियड है, हम अभी आपको रिलीव कर रहे हैं, मगर हम आपकी जो फाइनल सेटलमेंट है वो बाद में कर देंगे। ये भी इलीगल विदहोल्डिंग है। कानून ये कहता है कि 2 वर्किंग डेज के अंदर आपकी फाइनल सेटलमेंट हो जानी चाहिए। और तीसरा, नोटिस में बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। ये भी एम्प्लॉयर कई बार कहता है कि जब आपका नोटिस पीरियड चल रहा होता है उस दौरान आपको कोई भी सोशल सिक्योरिटी के, लीव एनकैशमेंट के बेनिफिट नहीं मिलते हैं। ये भी गलत है। पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी सब जारी रहते हैं नोटिस पीरियड के दौरान भी। और पांचवा, नोटिस में जो लीव है वो लैप्स हो जाती हैं, जो छुट्टी हैं वो आपकी खत्म हो जाती हैं। ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि लीव एनकैशमेंट अनिवार्य है। अगर एम्प्लॉयर आपको नोटिस पीरियड के दौरान छुट्टी नहीं दे रहा है तो उसको आपको अर्न लीव को एनकैश करना होगा। उनके बदले के जो पैसे बनते हैं वो आपको देने होंगे फाइनल सेटलमेंट में। कानून इन प्रैक्टिसेस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। अब बात करते हैं एम्प्लॉय के पास क्या प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं। अगर एम्प्लॉयर किसी भी इस प्रावधान को वायलेट करता है तो बेचारा जो एम्प्लॉय है वो करे क्या, उसके पास क्या रेमेडीज। अगर नोटिस पीरियड के दौरान एम्प्लॉय के राइट वायलेट हो तो वो एम्प्लॉय इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के तहत डिस्प्यूट रेज कर सकता है, लेबर अथॉरिटी से संपर्क कर सकता है, लेबर कमिश्नर को इन्फॉर्म कर सकता है, या फिर लेबर ट्राइब्यूनल को के सामने अपना दावा पेश कर सकता है, अनपेड वेजेस और कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है, फोर्स रेजिग्नेशन को चैलेंज कर सकता है कि मैं अपनी मर्जी से रिजाइन नहीं कर रहा हूं, इन्होंने मुझसे जबरदस्ती रिजाइन करवाया है। तो इनको नोटिस पीरियड की सैलरी भी देनी होगी, मेरे सारे बेनिफिट्स भी देने होंगे, और उसके ऊपर मैंने जो यहाँ पर 5 साल लगातार आकर काम किया है वो 75 दिन, अगर 5 साल काम किया है या 1 साल काम किया है तो 15 दिन, उतना रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन के भी आप हकदार हैं। नोटिस पीरियड जो वायलेशन है वो पूरी तरीके से लीगली एक्शनेबल है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई संभव है। अब इसका पूरा जो हमने अभी तक समझा है उसका एक थोड़ा सा ब्रीफ एनालिसिस और कर लेते हैं। हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं मगर अभी भी आपको कुछ काफी महत्वपूर्ण चीजें पता चलेंगी। अब मुझे बताइए कि आपने इस सेशन से कुछ सीखा। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया तो दीजिए। पसंद आया हो तो बताइएगा, नहीं पसंद आया तो भी बताइएगा। बहुत मेहनत के बाद आपके लिए सेशन लाए हैं। बात क्या कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एक लीगल एनालिसिस की, जो अभी तक हमने डिस्कस किया है। नोटिस पीरियड असल में इतना पावरफुल क्यों है? देखिए, नोटिस पीरियड है जो उसका उद्देश्य है कि अचानक किसी भी एम्प्लॉय की जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली समस्या आ जाएगी उसको रोकना है। नोटिस पीरियड के दौरान भी उसको सेफ रखना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना है, एम्प्लॉय को डिग्निफाइड एग्जिट देना है, इज्जत के साथ कंपनी से जाए, ये मंशा है, और एम्प्लॉयर की मनमानी को रोकना है। नए लेबर कोड में जो नोटिस पीरियड है उसको एचआर फॉर्मेलिटी से बदलकर कानूनी सुरक्षा कवच बना दिया गया है। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, नोटिस पीरियड के दौरान एम्प्लॉय को अधिकार है कि उसको पूरी सैलरी मिले। नोटिस पे अगर जल्दी रिलीव किया जाए तो नोटिस पे के आप हकदार होंगे। पीएफ और ईएसआई कंट्रीब्यूशन मिलता है नोटिस पीरियड के दौरान, लीव बैलेंस की सुरक्षा मिलती है, ग्रेच्युटी एलिजिबिलिटी है, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन मिलेगी जहां पर लागू हो, लार्ज एस्टेब्लिशमेंट में गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन है, सरकार से अनुमति लेनी होगी। नोटिस पीरियड जो है वो एक सजा नहीं है बल्कि कानून द्वारा सुरक्षित एक एम्प्लॉयमेंट टाइम है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयर चाह कर भी आपको पहले नहीं निकाल सकता, निकालेगा तो उसको नोटिस पीरियड की सैलरी आपको देनी पड़ेगी। अगर ये पूरा जो विश्लेषण है आपको 1% भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और हमारी मदद कर सकते हैं तो सुपर थैंक्स के माध्यम से हमको सपोर्ट जरूर करिएगा, ताकि आपके लिए ऐसे सेशन हम लाते रहें। और जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए हम कुछ एक्सक्लूसिव सेशन आगे फ्यूचर में भी लाएंगे। और वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। जुडिशरी एपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे कोर्सेज में एनरोल करिएगा हमारी ऐप के माध्यम से। और आप चाहें तो लेबर लॉ कोर्स हमने जो लॉन्च किए हैं, एक नए साल से उनकी पढ़ाई स्टार्ट होगी, आप उसमें अभी से एनरोलमेंट कर सकते हैं। फटाफट से एनरोलमेंट कर लीजिए, आपकी नए साल में सैटरडे संडे को क्लास हुआ करेगी।
1.5 घंटे की सैटरडे को, 1.5 घंटे की संडे को। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जय हिंद।